Hi everyone, good afternoon. This is Vishal from Ayush Bharat. We welcome you all to the sixth edition of Ayush Gyan, which is a webinar series uh, which is being run by Ayush Bharat. In today's edition, we will be giving you a highlight reel of all the webinars which were held in the past 5 weeks. So I'll be just starting off with video one, which is for Ayurved, COVID and you. जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। उपस्थित प्रतिष्ठित सभी वैद्य समाज, आदरणीय गुरुदेव श्री डॉक्टर मृगेंद्र जोशी सर, इस वेबिनार के आयोजनकर्ता और उपस्थित सभी श्रोतागण, सभी वैद्यगण, सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और वेबिनार के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। मैं डॉक्टर ऋषि, इस कोरोना महामारी में जो वैद्य लोगों, जो गुरुजनों से और जो साथीगणों से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मरीज मेरे पास आए, उनसे जो मुझे अनुभव मिला, वो कुछ अनुभव लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना इस महामारी में वह बहुत ज्यादा व्याप्त रहा, डॉक्टर्स में भी, पेशेंट्स में भी, पेशेंट्स के परिवारजनों में भी। तो कहीं ना कहीं सब लोग जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इससे प्रताड़ित और पीड़ित रहे हैं। तो आप सभी को आगे रखकर और आपकी अनुमति से इसको मैं आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। कोविड के अंदर जो मेन जो समस्याएं जो हमें देखने को मिली पेशेंट्स के अंदर, पोस्ट कोविड में खासकर, ज्यादातर पेशेंट्स में थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा देखने को मिली। हर पेशेंट का अमूमन ये समस्या रही कि हाथ पांव में दर्द रह रहा है, कमजोरी, थकान बहुत रह रही है, काम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उठने की इच्छा होती है, उठा नहीं जाता है। बहुत ज्यादा माइल्जिया जिसे कहते हैं अपन, बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम में से एक ये सामने निकल के आई। अमूमन हर पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स रही है। दूसरा, खांसी की समस्या, बहुत ज्यादा खांसी, बोल नहीं पाना, खांसते खांसते उल्टी होना, पार्श्वशूल, छाती में दर्द वगैरह होना, इस तरीके की समस्याएं रही है। सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा, जैसे सर ने बताया, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं पेशेंट्स लेकर लेके आ रहे हैं। और आयुर्वेद का प्रताप है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, उसी के बलबूते पर इन चुनौतियों का हम सामना कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छा लाभ मिला है। एक एक करके हम सब जो है समस्याओं को अपन डिस्कस करते हैं। जो मुझे अनुभव में जो मैंने लिया, मृगेंद्र सर के गाइडेंस में जो मैंने काम किया और जो मेरे साथीगण हैं उन्होंने जो काम में लिए हैं, पेशेंट्स से जो अनुभव लिए हैं, उनसे डिस्कस करके जो भी मैं निकाल करके ला पाया और पेशेंट्स को मैंने जो काम में लिए हैं वो सब आपके सामने मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ। सब शारीरिक कमजोरी जो पेशेंट्स में अमूमन देखने को मिली है सामने, उसमें हमने सबसे पहले मैंने उनका आम निराम की अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनका आम पाचन करवाया। उसके लिए चित्रकादी वटी का प्रयोग किया है। त्रिकटु पंचकोल चूर्ण उनको दिया और एक सामान्य सा योग मैंने बनाया जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने मिला, जिसमें अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, मुलेठी चूर्ण और हरिद्रा चूर्ण, इनका योग बना करके मैंने पेशेंट्स को सुबह शाम प्रयोग करवाया। इसमें पेशेंट्स के जो थकान, कमजोरी, हाथ पांव में दर्द, इनमें बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। शतावरी और अश्वगंधा 15-15 ग्राम, त्रिकटु 5 ग्राम, मुलेठी 5 ग्राम, हरिद्रा 5 ग्राम, इस तरीके से योग बना करके मैंने उनको प्रयोग करवाया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या सामने आई पेशेंट्स को, जो कोविड के दौरान भी रही और पोस्ट कोविड दोनों के अंदर, खांसी के लिए सामान्य अगर नॉर्मल खांसी अगर मुझे दिखी भाई पेशेंट को ज्यादा परेशानी नहीं है तो ये अपने चित्रकादी वटी हो गई चूसने के लिए, कंठ सुधारक वटी चूसने के लिए, खजुरादी वटी चूसने के लिए, इसी के साथ में जूफेक्स फोर्ट जो सिरप आती है उसका मैंने प्रयोग करवाया। कांसमेलो सिरप आती है उसका प्रयोग करवाया। पार्श्वशूल खांस के साथ में अगर रहता है तो सर का, मृगेंद्र सर का बहुत ही अनुभूत योग है जो मैंने प्रयोग किया। प्लस पिपरी, अब्रक प्रवाल, गोदंती, अमर सुंदरी, अमृता सतुर और
पार्श्वशूल अगर साथ में रहा, श्वास की तकलीफ साथ में रही, तो शंख का भी मैंने इसमें प्रयोग किया और मरीजों को दूसरे दिन से ही बहुत अच्छा इसमें लाभ मिला है। सांस की तकलीफ जिसको ज्यादा रही है उसको साथ में श्वासामृतमु सिरप आती है चामुंडेश्वरी फार्मेसी की, उसका प्रयोग किया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे पेशेंट्स को देखने में मिला। बहुत ही जल्दी पेशेंट्स ने रिकवरी करी और बहुत ही अच्छा लाभ पेशेंट्स को मिला है उससे। साथ में कांसवासारी रस है उसका प्रयोग करवाया। सांस की तकलीफ जिसको ज्यादा लगी पुड़िया बना करके और उसके अंदर शहद से अमस्ता अवले या चित्रखरीद की अवले का प्रयोग करवाया। साथ में च्यवनप्राश का रेगुलर प्रयोग करवाया पेशेंट्स को और बहुत ही अच्छे लाभ उसके अंदर देखने को मिले। पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिला। खांसते खांसते कई पेशेंट से जो और साथ में इसके साथ में कॉम्प्लिकेशन साथ में रहा, गला बार बार सूखना, प्यास ज्यादा लगना। उसके लिए जो अपने लॉजेंजेस हैं, कूका कफ लॉजेंजेस का प्रयोग करवाया। हिमालय की कफोलेच है उसका प्रयोग करवाया। कंठ सुधारक वटी है उसका प्रयोग करवाया। और सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा जिस पेशेंट्स में रही, सैचुरेशन ऐसे पेशेंट आए जिनकी सैचुरेशन 70 बिलो तक जो है जा रही थी और दूसरे हॉस्पिटल्स में जिनको बोल दिया गया भाई आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू में एडमिट होना है अभी, उनको भी बहुत ही आराम से वो पेशेंट्स रिकवरी करते हुए और नॉर्मल सैचुरेशन उन्होंने मेंटेन किया। इसमें सब ज्यादातर यूज करते हैं मेघेंद्र सर इमरजेंसी कंडीशन के हिसाब से इमरजेंसी ड्रग के रूप में अमृत धारा, उसका मैंने प्रयोग करवाया। उसका स्टीम इनहेलेशन में प्रयोग करवाया। साथ में रुमाल या कोई भी साफ कपड़े में 3-4 बूंद उसमें डलवा करके और पेशेंट्स को सूंघने के लिए बार बार सूंघने के लिए प्रयोग करवाया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सैचुरेशन फॉल नहीं गई पेशेंट की और सैचुरेशन मेंटेन करता चला गया पेशेंट। और मेंटली और चेस्ट डिस्कम्फर्ट में भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 1-2 बूंद पानी में डाल करके, वो भी अभ्यंतर प्रयोग भी मैंने इसका करवाया। शिरेशूल में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। और जो बार वाला पुनरावृत्ति ज्वर, जैसे सर बोल रहे थे कि माइल्ड फीवर पेशेंट्स को रहा है, पोस्ट कोविड में बहुत कॉमन समस्या ये निकल के सामने आई, जिसमें पेशेंट्स जो है बुखार से पीड़ित रह रहे हैं, अरुचि उनको हो रही है, खाने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है और हमेशा टेम्परेचर इनको बना हुआ है। तो उनमें मां सुदर्शन काढ़ा बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मां सुदर्शन काढ़े का। साथ में शंशमनी वटी या गिलोय वटी का प्रयोग करवाया। त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करवाया। संजीवनी वटी का प्रयोग करवाया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। पेशेंट दूसरे-तीसरे दिन से ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने लगे और बहुत ही जल्दी रिकवर पेशेंट्स ने किया है। एक चीज मैं और आप उससे शेयर करना चाहूंगा, जो मैं ही नहीं वरन मेरे साथीगण, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं जिन्होंने अभी तक कई पेशेंट्स को ठीक किया है। डॉक्टर अमन गिल है कानपुर में, डॉक्टर शेर सिंह चौधरी है जयपुर में। अभी तक हम लोगों का जो मेरा सर्कल है उनमें सबने काफी पेशेंट्स को ठीक किए हैं और एक भी पेशेंट अभी तक जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली उनमें से एक भी पेशेंट को अभी किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, वेंटिलेटर की किसी को जरूरत नहीं पड़ी और वो आराम से इस बीमारी से रिकवर करते चले गए। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे साथीगणों ने और मैंने लिया है। आगे अपन बात करें इसके अंदर जो आगे कॉम्प्लिकेशंस रही है वो रही है हृदशूल, पार्श्वशूल, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, धड़कन तेज होना, अचानक से कम हो जाना, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की समस्याएं पेशेंट्स में देखने को मिली काफी। जिनको बुखार नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन टेस्ट कराने पे सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है, डी-डाइमर जिनका हाई आ रहा है, पेशेंट्स को ना फीवर है ना कफ है। प्रभाकर मिश्रण उसके अंदर मैंने प्रयोग कराया 2 बेटी, साथ में मां सुदर्शन काढ़ा प्रयोग करवाया और बहुत ही रैपिडली उनके जो सीआरपी जो 80, 90, 100 के अबोव जिनके सीआरपी थे 5 से 7 दिन में वो 10 की रेंज के अंदर अपने आ गए और 10 दिन से ज्यादा किसी पेशेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ रहना नहीं पड़ा। मतलब आज अगर किसी ने आयुर्वेद की मेडिसिन शुरू करी है, अमूमन अभी तक जितने भी पेशेंट्स को मैंने मेडिसिन दी या मेरे साथी जिनसे मैं रेगुलर संपर्क में रहा हूँ, मेघेंद्र सर है, अमन गिल है, तो उन सब का रिजल्ट और उनका जो अनुभव वो यही रहा है कि 10 से 12 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मुश्किल से मुश्किल कुछ पेशेंट्स रहे हैं, 20% पेशेंट ऐसे जिनको 15 दिन के ऊपर वो पॉजिटिव रहे, बाकी सब के सब पेशेंट्स 10 दिन के अंदर पॉजिटिव से
नेगेटिव हो गए। एक कॉमन समस्या जो इस बीमारी में सबके सामने पहली बार निकल के आई थी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, स्वाद का नहीं आना, खुशबू का नहीं आना। इससे भी काफी लोगों में भय रहा कोविड पेशेंट्स में, और पोस्ट कोविड भी रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद में भी पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन सामने आया है। कई पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिनको अभी स्वाद आ गया, 2 दिन बाद में फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, इस तरीके की दिक्कत भी सामने आई पेशेंट्स में। उनको मार्गदर्शन काढ़े का मैंने प्रयोग करवाया, संशमनी, गिलोबिन-वटी दोनों में से एक जो है उसका प्रयोग करवाया, अमृत धारा का उसमें मैंने प्रयोग करवाया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सामने मिले। उसके अलावा अनिद्रा, बेचैनी, इसकी समस्या, मानसिक अवसाद की स्थिति पेशेंट्स में देखने को मिली। मूड स्विंग जो होता है, ज्वर का एक उपद्रव भी है, प्रतीति शनि जो है उसमें सामने आता है, उसमें भी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। और कॉमन जो मेरी एडवाइस सारे पेशेंट्स को मैंने रखी है, और हमेशा से मैं उनको सबको एडवाइस करते आया हूँ, सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी, जैसे आप चाय पीते हैं सिप सिप करके, वो मैंने प्रयोग करवाया। दूसरा एक कॉमन एडवाइस जो सब पेशेंट्स को मैंने रखी वो है पादतलभ्यम। अपने आचार्य वाग्भट ने भी अभ्यंग प्रकरण के अंदर इसको बहुत ही हाईलाइट किया है, श्रवण करने पादेशु विशेषम अनुशील्य, अर्थात पादभ्यंग को एक विशेष महत्व उसमें दिया गया है। तो पादभ्यंग से जो अनिद्रा अवसाद की स्थिति है उसमें बहुत लाभ मिला पेशेंट्स को, शारीरिक कमजोरी में बहुत अच्छा लाभ मिला। अनिद्रा के जो पेशेंट थे या जो डिप्रेशन जिनको हो रहा था, उनकी काउंसलिंग करी मैंने, उसी के साथ में उनको मेंटेड टैबलेट है, अपने मानस मित्रवटी है, इनका प्रयोग करवाया, संशमनी वटी का प्रयोग करवाया, मार्गदर्शन काढ़े का प्रयोग करवाया, और ये पेशेंट धीरे 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 अपने आप वापस अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ गए हैं, और बहुत अच्छा लाभ पेशेंट्स को इसमें मिला है। उदरशूल एक बहुत ही कॉमन समस्या भी एक निकल के आई है सामने, जो सेकंड वेव, स्पेशली सेकंड वेव के अंदर उल्टी, दस्त और उदरशूल, खासकर जो 12-15 साल के, 18 साल से 12 से 18 साल उम्र के जो पेशेंट रहे, बच्चे जो रहे, उनमें उदरशूल एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन निकल के आई है, रुचि एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आई। उनमें मैंने संशमनी वटी का प्रयोग करवाया, दाढ़ी मास्टक चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसके अंदर मिला है, जिसमें सुबह शाम मैंने उनको प्रयोग करवाया तो धीरे धीरे उनकी भूख भी खुली। जकाती वटी का मैंने उसमें प्रयोग किया, आमवातारी इतने आम हर वाटी का वटी आती है, उसका मैंने प्रयोग करवाया, बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट मिला। और बच्चों को दाढ़ी मास्टक है, अग्निसंदीपन चूर्ण है, इनका प्रयोग करवाया और बहुत ही अच्छा उसके अंदर रिजल्ट मिला बच्चों को। और अरुचि एक कॉमन समस्या निकल के सामने आई, जो ज्वर के साथ में, खांस के साथ में सामने रही, उनको भी मार्गदर्शन काढ़ा का प्रयोग करवाया, साथ में चूसने के लिए कंठसुधारक वटी, खजरादी वटी का प्रयोग करवाया। कुछ पेशेंट्स थे जिनके अंदर दांतों में से खून आने की, पायरिया की कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आई पोस्ट कोविड के बाद में, उनको तेल कवल का मैंने धारण करवाया, और साथ के अंदर खजरादी वटी चूसने के लिए दी, और मंजन के लिए कंकण और स्फटिका भस्म का प्रयोग करवाया। बहुत अच्छा पेशेंट्स में लाभ मिला। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहे जिनके अंदर सारे कॉम्प्लिकेशन सब सबसाइड हो गए, सारे सिम्टम्स सबसाइड हो गए, लेकिन उदरशूल और उसके साथ में हेपेटोमेगेली, इसमें उसके ओटीपीडी काफी बढ़े हुए रहे पेशेंट्स के। उनमें ली52 सिरप है, लिवोमिन सिरप है, जो यकृत विकार के अंदर हम लोग मेडिसिन प्रयोग करते हैं, वो सब मेडिसिन मैंने उसमें प्रयोग की और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सामने आए। पेशेंट्स की रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो ग्रेजुअली उनमें बहुत अच्छा सुधार सामने आया है हर चीज के अंदर, चाहे वो अपन सीआरपी ले ले, डी-डाइमर, IL-6, इनमें सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने मिला है पेशेंट्स के लिए। एक पेशेंट जो कॉमन समस्या जो रही पेशेंट्स में, स्पेशली जिन्होंने स्टेरॉइड थेरेपी ज्यादा ली है, उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल का डिस्टर्बेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, जो शुगर पेशेंट्स है जिनको कोविड हुआ है, उनमें तो बहुत ज्यादा विकट समस्या बन के सामने आया है, क्योंकि उनका जो मेडिसिन वो ले रहे थे, जो मेटफॉर्मिन शुगर के लिए जो वो लेते आ रहे थे, उनका डोज उनका डिस्टर्ब हो गया,
बहुत ज्यादा उनमें अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया, अचानक से हाइपोग्लाइसिया में वो चले गए। और जो पेशेंट्स शुगर या डायबिटिक पेशेंट जो नहीं थे, उनको डायबिटीज नहीं थी, उनको भी डायबिटीज के रूप में कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आया। उन पेशेंट्स को भी आम का पाचन करवाया और अपने संशमनी वटी का प्रयोग किया। बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिला। महाभूषण काढ़े का इसमें प्रयोग किया, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिला। धीरे धीरे उनकी जो दोस्त की वैषम्यता जो थी वो धीरे धीरे साम्य अवस्था में आ गई और उनका ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल रहने लग गया। जो डायबिटिक जो पेशेंट्स थे, उनको जो उनकी डायबिटिक मेडिसिन जो ले रहे थे उनके साथ में ही इनका प्रयोग करवाया। तो जो उनका जो डोज का जो डिस्टर्बेंस हो गया था, उसका शुगर लेवल जो डिस्टर्ब हो गया था, वो धीरे धीरे वापस रूटीन में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर ऋषि का, जिन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेदिक पद्धतियों को यूज करके हम कैसे अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं और अगर हो भी जाए तो कैसे जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। हमारा अगला वेबिनार था स्किन एंड हेयर केयर पे आयुर्वेद के साथ। मैं उसका कुछ स्निपेट आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। सुंदर त्वचा के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार सेवन ना करने से चमड़ी की बहुत सारी बीमारियां आज देखने को मिल रही है समाज में, जिसमें सोराइसिस, दाग, खुजली, अंडर आर्म्स में इसके बीच दद्दू जिसको बोलते हैं, और नई जनरेशन का जो आहार विहार गड़बड़ है उसकी वजह से मुहासे, तिल, बाल टूटने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, पीठ पे, गर्दन पे, छाती पे, कंधों पे फुंसियों की समस्या, ये बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। और इसमें जब तक हम नेचुरल चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल ठीक नहीं करेंगे, कितनी भी तरह की आप दवाई गोली खा लें, थोड़े दिन उससे आराम रहता है। एलोपैथी में खुजली कम करने के लिए बहुत सारी गोलियां आती है, डेक्सोना, सिट्राजिन, एविल, उनसे कुछ रिजल्ट आता नहीं, केवल खुजली मात्र कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को हम उसकी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल और साथ में मेडिसिन देंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने भोजन में मरीज को ये बतावें कि सीजनल सब्जियां, सीजनल फल, दालें, अंकुरित अनाज ज्यादा से ज्यादा ले, पर्याप्त पानी पिए, पत्तेदार हरी सब्जियां ले, नींद पूरी ले। सुबह उठने के बाद सब लोगों की आदत है बेड टी लेने की, उससे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर पॉसिबल हो जाए तो ताम्र पात्र का पानी पिए। स्नान करने में भी गर्म पानी काम में नहीं ले, ठंडा पानी काम में ले। स्नान करने से पहले सीजन के हिसाब से सरसों का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, उसकी मसाज करे। मसाज करने से रक्त का संचार तीव्र होता है और चमड़ी की रंग निकलता है, झाइयां कम होती है, जो फालतू का फैट जमा होता है वो फालतू का फैट कम होता है। मालिश करने से मानसिक तनाव कम होगा, थकान कम होगी। साथ में दही अगर सूट करता है तो आप अपने भोजन में दही की मात्रा लेवें। सवेरे के भोजन में गाजर, पालक, पत्ता गोभी, इसका जूस लेवें ताकि जो बॉडी को मिनरल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन जो चाहिए वो मिले। त्वचा के पोषण करने के लिए हमको नेचुरल चीजें जो सीजन की आती है उनको ज्यादा काम में ले।
पुदीना है, धनिया है, अदरक है, टमाटर है, खीरा ककड़ी है, पाइन एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट है, ओलिव ऑयल है, पपीता है। इन सब चीजों को हमको काम में लेनी चाहिए। जिन लोगों की तेली त्वचा है उनको छाछ, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, खीरा ककड़ी, पत्ता गोभी, ऑरेंज, पुदीना, तुलसी के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी, गाजर का जूस, पालक का जूस, ऐसी चीजें काम में लेना चाहिए। और जिनकी रुक्ष त्वचा है उनको दूध, दही, पनीर, आंवले का मुरब्बा, ठंडाई, नींबू की शिकंजी, ऐसी चीजें प्रयोग में लेना चाहिए जिनमें विटामिन मिनरल की मात्रा ज्यादा हो और चमड़ी के जो रोग होने की संभावना हो वो नहीं हो। आजकल नए जनरेशन में कील मुहासों की बहुत सारी समस्या रहती है, तो ऐसे बच्चों को जिनमें अक्सर फोड़े फुंसी या घाव या मुहासे ज्यादा हो रहे हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि जितने तेलीय पदार्थ हैं, केमिकल के आइटम हैं, उनको खाना और लगाना बंद करें। लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल अगर आपने ठीक नहीं रखी तो आप कितनी भी मेडिसिन खाते रहें, कुछ नहीं होगा। समय से उठें, समय से सोएं और प्रातः उठते ही अच्छा खासा पानी पी के शौच से निवृत्त होके आप चाहें तो चेहरे को एलोवेरा से साफ कर सकते हैं, पपीते से साफ कर सकते हैं, कच्ची टमाटर या कच्चा आलू से आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं, तो चमड़ी में बहुत अच्छा निखार आएगा। जो आप बाजार के केमिकल के फेस वॉश लाते हैं उनसे कुछ मिनटों के लिए तो आराम मिलता दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन वो टेम्परेरी आराम है। आप पपीते से चेहरे को साफ करें, एलोवेरा से साफ करें, कच्चे आलू से साफ करें, तो चेहरे का रंग, त्वचा का रंग निखरेगा, झाइयां कम होगी। साथ में आप चाहें तो दारू हल्दी इसको दूध की मलाई में मिला के या बादाम के तेल में मिला के आप त्वचा की जो विवर्णता है, काले पीले निशान हो रहे हैं, डार्क सर्किल हो रहे हैं, एलोवेरा में आप हल्दी मिला के पेस्ट बना के लगाइए। सूट करता है तो आप दूध की मलाई में मिला के लगाइए। सूट करता है तो आप खीरा ककड़ी के रस में एलोवेरा मिला के लगाइए। निश्चित रूप से ये सब चीजें ऐसी है जो प्रकृति ने हमको बिना पैसे के दिए, उसको आप काम में लीजिए। शेविंग बनाने के बाद या शेविंग बनाने के लिए भी हम केमिकल काम में लेते हैं और उसकी वजह से भी कई लोगों को उन क्रीम से शेविंग वाली जगह पे भी बहुत सारी खुजली हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि आप कच्चा दूध को, जैसे अपन शेविंग क्रीम लगाते हैं, कच्चे दूध को आप मसाज करिए या रुई के फाहे में गीला करके रुई से अच्छी तरह दाढ़ी वाली जगह पे लगाइए, या एलोवेरा का पेस्ट बना के आप लगाइए और उसके बाद आप शेविंग करेंगे तो शेविंग से होने वाली एलर्जी नहीं होगी। या कोई दाना फट गया है तो वो दाना कट गया है तो हाथ के हाथ हीलअप होगा। साथ ही फिटकरी के पानी से हम उस जगह को आफ्टर शेविंग लोशन लगाने की बजाय आप फिटकरी के पानी से या फिटकरी को पानी में गला के रखें और उसको चेहरे पे रब करें, तो निश्चित रूप से जो सेप्टिक होने की संभावना है वो सेप्टिक नहीं होगी। इसी तरीके से महिलाएं आजकल वैक्सीन कराती है अवांछित बालों को हटाने के लिए,
तो मेरा उनसे निवेदन है कि वैक्सीन कराने के बाद जलन और खुजली अगर आपको कम करनी है तो आप एलोवेरा, घर में हर जगह उगता है, आप एलोवेरा काट के लाइए और उसका पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को जहां आपने वैक्सीन कराई है उस वैक्सीन वाली जगह पे लगाइए, तो आपकी जलन तुरंत खत्म हो जाएगी और जो स्किन रफ हुई है या वहां पर कोई दाने आने की संभावना होगी तो वो नहीं आएगा। एलोवेरा का ऐसे ही पेडिक्योर कराते हैं, तो पेडिक्योर कराने के साथ ही आप एलोवेरा जेल में बादाम का तेल या जैतून का तेल मिला के पैरों पे मालिश करें, तो पेडिक्योर कराने के बाद जो समस्या देखने को मिलती है वो नहीं होगी। साथ में अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपके चेहरे पे चिकनाहट रह गई है या हल्के हल्के दाग धब्बे रह गए हैं, तो आप 1 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट, 1 चम्मच खीरे का रस, अगर सीजन है तो संतरे का रस, चुटकी भर चंदन का पाउडर, चुटकी भर कपूर काजरी का पाउडर, चुटकी भर नीम के पत्ते का पाउडर, चुटकी भर पुदीने का पाउडर, चुटकी भर हल्दी और 1-1.5 चम्मच के लगभग आप मुल्तानी मिट्टी, इनका सबका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को जहां जहां भी आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, चिकनाहट हो रही है, ऑयली हो रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं, आप ये पेस्ट लगाएं। जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा गीलापन हो ऐसे लोगों को आप एलोवेरा जेल के अंदर शहद और ग्लिसरीन मिला के मसाज कर दें, तो जो रुक्षता आई है किसी भी कारण से और बाद में वो गीलापन छोड़ रहा है और उसकी वजह से झुर्रियां होने की संभावना अगर लग रही हो, तो आप एलोवेरा शहद और ग्लिसरीन मिला के लगाइए, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ग्लो चेंज हुआ है। झुर्रियां अगर पड़ गई है किसी को, तो एलोवेरा और तुलसी के ताजा पत्ते 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप एलोवेरा का पेस्ट बना लें और उसमें 4-6 बूंद तुलसी के पत्ते का रस मिला के आप लगाइए, तो आपको धीरे धीरे झुर्रियां कम होने लग जाएगी। साथ में रीच कम है, जिन लोगों को कील मुहासे या पीठ पे, गर्दन पे, कंधों पे वो ठीक है, बट वो प्रोपोर्शनलिटी करो ना, बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, उनको खाने की औषध भी लेना चाहिए। और अगर विटामिन ई या विटामिन ए की कोई डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी या विटामिन ई के लिए जो बाजार में खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना चाहिए। साथ में मैंने शुरू में बताया ताजा दही को आप चेहरे पे लेप कर सकते हैं। ताजा दही में आप चाहें तो गंधक का पाउडर मिक्स करके लगा सकते हैं। तो जो अंडर आर्म्स में हमको जो खुजली हो रही है, पसीने की एलर्जी हो रही है, चकत्ते हो रहे हैं, दद्रू हो रहा है, 1 चम्मच दही, उसमें 5 ग्राम के लगभग आप शुद्ध गंधक का पाउडर कहीं भी मिल सकता है। और अगर पॉसिबल हो जाए तो चुटकी भर नीला थोते का पाउडर, इसको आप पेस्ट बना लें और वो पेस्ट जहां भी अंडर आर्म्स में, जांघों में, रांगों में, बाहों में आपको दाद खुजली हो रही है, आप 4-5-6 दिन लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो ड्राई हो जाएगा। एलोपैथी की महंगी से महंगी ट्यूबें आप लगाओगे, केवल डेकोरेशन ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा, लेकिन जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ उससे दोबारा होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृगेंद्र जोशी सर का, जिन्होंने हमें इस बारे में ज्ञान दिया कि हम कैसे प्राकृतिक चिकित्साओं को यूज करके अपना स्किन और बालों का देखभाल कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे अगले वेबिनार की तरफ, जो कि था वेट मैनेजमेंट पे।
ये वेबिनार के हमारे स्पीकर्स थे डॉक्टर भैरव कुलकर्णी और डॉक्टर मृगेंद्र जोशी. My presentation, management of Sthaulya. In Ayurveda, it is mentioned Sthaulya. Modern words, obesity. So before I start my topic or presentation, I just introduce about Medorog and Sthaulya. So what is a Medorog? Medoroga means it's a disease which is manifested due to the pathological increases quantity of fat tissue in the body, and this is explained in a Medoroga as a syndrome rather than in a disease or a complaint. So in obesity means Sthaulya. Sthaulya means obese or looking bulky or bursty. This moreover look like an any type of anatomical description of disease. So Sthaulya may or may not have to progress to the level of causing severe damage in the body. So enough to be called as a disease, but may be a warning sign. My dear friends, it is the warning sign that the body tissues and organ are under the danger zone. So the body dimension in the condition will be blown out of the properties or out of the proportions. These seem to be a predisposing stage earlier to the Medoroga. So that's why my title is Management of Sthaulya with reference to obesity. So this is some of my introduction. Already Mr. Jain introduced myself. I am the director of Sri Siddhivinayak Panchakarma Center, Aurangabad, working from last 12 years in Aurangabad, Maharashtra. I was an academician also. I was a principal in Ayurvedic college before a few months, and working in national also international platform from last plenty of years. So these are some of my introduction. So I not get much more time on these slides. So now I told you regarding Medoroga and Sthaulya. So what is obesity? So obesity specially refers an excessive amount of body fat. Overweight refer to an excessive amount of body weight that include muscle, then bone, then fat and water also. So in this term, Medovadhi or Medovruddhi, this term means obesity. These terms indicate pathological increase of fat with a simultaneous duplication of other tissues. Then this is the background of development of serious fat related disorders in the body. Also, it looks almost similar to the Medoroga. The difference is Medovruddhi is the condition. Medovruddhi is a condition in which fat tissue has been increased gradually, following which person starts looking stout and obese. So on the right side, you're showing one a picture over here. This is the person having a obese person you're showing here. On the backdrop, which accumulated fat in the body causes serious morbidity by causing of serious tissue and organ damage involving the morbid doshas along with it. So it is called Medovruddhi. So this slide indicate obesity is one of the commonest metabolic disorder of human. One of the oldest documentation disease in India. Earlier 1500 BC, and Acharya Charak described under Medoroga,
meaning the disease, state as a roga. So already told about Medo Vruddhi, Medo Roga and obesity. So through the Charak, Acharya Charak, Ayurveda, this say about one of the suffering from this disease. An individual those increased adipose and muscle tissues makes his hip, his abdomen and his breast predominant, and though whose vitality much less than his body size should be called one whose fat tissue is diseased or it is a Medorog. So how is obesity measured? Most of the senior practitioners, senior consultants are join this webinar. They all know the how to measure body mass index, means BMI. So this is the slide of BMI. BMI 19 to 25, it's a normal range, and BMI 26 to 30 is a overweight. If BMI is 30 and higher, it is called as obese. So BMI is 40 and higher, it is very dangerous, or it's extreme condition of obesity. So this is some of the slide for ratio, male-female ratio, health risk. So 0.90 or below ratio in male, or in female 0.80 or below. So if these are the readings are found, so it is the low risk. But 0.96 to 0.1 or 1.0 in male, or 0.81 to 0.85, it's a moderate, and 1.0 plus to in male and female is 0.85, so it is higher risk. So I mention here one waist circumference, male in a male person less than 40 inches or. And definitely I heard the section of Mr. Dr. Bhairav ji who explained so well कि शायद मेरे पास अब कुछ बहुत कम बचा है कि मैं कुछ explain कर पाऊँ. So well explained Dr. Bhairav ji. So मैं आज Dr. Bhairav ji ने बहुत सारी बातें आपसे share की, and in fact he explained the modern perspective and the Ayurveda perspective. So I firstly want to start with the Ayurveda perspective that is mentioned in Charak Samhita. अति स्थूलता की अगर मैं बात करूं तो उसे अष्टनिंदनीय पुरुष के अंदर माना गया है, और जो स्थौल्य के 8 दोष बताए गए हैं, जो एक जैसे आज हम जनरल सिनेरियो में मोटापा, ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, उनके 8 दोष जो आचार्य चरक ने बताए वो कहा है दुर्बलता, उनके शरीर में से दुर्गंध आती है, स्वेद अधिक बनता है, उनको भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, दैनिक कार्य वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, उत्साह की कमी रहती है, और आयु का उनका क्षय रहता है, यानी जल्द आयु समाप्ति. इस तरह के 8 दोष आचार्य चरक ने हमें बताए हैं. और अगर मैं स्थूलता की बात करूं, जो भी व्यक्ति अगर चलता हुआ दिखाई दे, अगर उनके बॉडी के पार्ट्स हिलते हुए दिखाई देते तो वो स्थूलता की गणना में आता है. और जो स्थौल्य जिन पुरुषों को या महिलाओं को रहता है, उनकी जो डेली हैबिट्स रहती है अधिक मात्रा में भोजन करना है. डेफिनेटली हम क्या खाते हैं वो हमारा शरीर हमें बताता है. तो हम वात पित्त कफ के बारे में भी इसमें आगे बात करेंगे, लेकिन एक जनरल सिनेरियो जो ओबेसिटी के अंदर आता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि अधिक मात्रा में जो भोजन करता है, गुड़, मधुर, शीत और स्निग्ध आहार द्रव्यों का जो सेवन करता है, व्यायाम न करना, योग या व्यायाम जो नहीं करता है, और दिवाशय स्वप्न यानी कि जो दिन में सोने की आदत रखता है, और सर्वदा प्रसन्न रहना, यानी तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते, वो लोग भी मोटे होते हैं. तो और माता पिता के बीज के अनुसार, यानी कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी हम देखते हैं कि ओबेसिटी के अंदर आता है. इसीलिए शरीर जो व्यक्ति होता है वो स्वभावतः वो ऑटोमेटिकली स्थूल हो जाता है. स्थूल होने पर सबसे ज्यादा मेद धातु की वृद्धि होती है. आयुर्वेद के अंदर धातुओं को बहुत ही अधिक महत्वता दी है, और उसमें मेद धातु, जो कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हमारे एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यूज, जो जनरल मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है, मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से अन्य धातुओं के स्रोतस बंद हो जाते हैं, यानी कि जितनी बाकी सप्त धातुएं वो ज्यादा पोषित नहीं हो पाती, और मेद ही बढ़ता जाता है, और वो हमारे स्किन के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है.
और वो व्यक्ति मोटा दिखाई देने लग जाता है और उसका अनेक कार्यों में भी अवरोध हो जाता है। कफ और मेद की अगर बात करें तो वो दोनों समान धर्मी है, यानी कि जिस तरह से कफ है उसी तरह से मेद भी है। जो कफज बॉडी का रोल है, अगर मैं 3 व्यक्ति की बात करूं कि मेरे सामने 3 व्यक्ति है, एक बहुत ही पतला है, एक मीडियम साइज है और एक ओवरवेट है, तो उनमें से जो सबसे पतला व्यक्ति है वो वात प्रकृति का, अगर सिंगल हम प्रकृति की बात करें तो वात प्रकृति का माना जाता है। जो मीडियम साइज्ड बॉडी है वो पित्त प्रकृति की, जिसे बैलेंस कहा जाता है। एंड जो ओबीस है यानी कि जो मोटा दिखाई दे रहा है उसमें कहा जाता है कि इसमें कफज प्रकृति है या फिर कफ की मात्रा ज्यादा है। और कफ और मेद दोनों ही समान धर्मी है, यानी कि दोनों ही पिच्छल है और विषंदी कारक है और बॉडी में डिपोजिशन की क्षमता रखते हैं। और जो अति स्थूल व्यक्ति होता है उसके कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है, यानी कि उसके पेट के अंदर वायु ज्यादा बड़ी रहती है और वायु का काम क्या होता है उस समय हमारी जो जठराग्नि होता है उसको बहुत तेज कर देती है। उसकी वजह से उनकी भूख बहुत तेज खुल जाती है। कहते हैं ना कि उसको बार बार भूख लगती है, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है। तो उसमें उनका कोई रोल नहीं है जितना वायु का रोल है, और वायु एग्रेसिव है तो डेफिनेटली वो जठराग्नि को भी तेज कर देती है और वो बार बार क्रेविंग्स उनको होती है और उनको भूख लगती रहती है। और इसी वजह से उनको प्यास भी अधिक लगती है कि बार बार अंदर जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है सब खत्म होता जा रहा है, तो डेफिनेटली प्यास और भूख बढ़ जाएगी। एंड मॉडर्न भाषा में अगर मैं कहूँ तो ओबेसिटी इज द कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन अगर ज्यादा हो जाता है तो हम ओबेसिटी की गणना में आते हैं। जैसे डॉक्टर भैरव जी ने भी बताया था बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जितना वजन है अगर हम उसको डिवाइड कर दें आपकी हाइट को डबल करके स्क्वायर करके तो आपकी बीएमआई रेट निकल आती है। तो अंडर वेट वालों की 18.5 से कम होगी, हेल्थी जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है उसकी 24.9 तक रहेगी और ओवरवेट की 29.9 तक, और उससे ज्यादा बढ़ती है तो ओबीस और 35 से ऊपर हो जाती है तो मोस्ट एक्सेसिव वेट में आ जाता है वो पर्सन। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स को भी, हम अपनी हाइट और वेट के अनुसार उसको निकाल सकते हैं। और जैसे हम प्रकृति की बात कर रहे थे कि बॉडी फ्रेम, स्ट्रक्चर, नेचर, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन किन दोषों से बना हुआ है, वही हमारी प्रकृति बताती है। एंड विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत, जो पंच महाभूत होते हैं उसी से दोष बनते हैं और फाइनली वही हमारी प्रकृति बनाते हैं। और जब ये एंड समटाइम्स व्हेन दे गो आउट ऑफ बैलेंस देन डेफिनेटली बहुत सारी शरीर में हमारे चेंजेस आते हैं। A tough person is naturally likely to have a heavier frame, जैसा मैंने बताया था कि वो अधिक भारी दिखाई देंगे जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं। और कफ और मेद दोनों साम्य धर्म होते हैं, यानी कि दोनों समान धर्मी होते हैं और कहा जाता है सर्वदा सर्व भावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो जिस तरह से हम कफज आहार का या मेद वृद्धिकर आहार का सेवन करेंगे डेफिनेटली वो हमारे बॉडी में बढ़ने का ही काम करेगा। धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर भैरव कुलकर्णी का, जिन्होंने हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में बताया कि वो क्यों होता है और कैसे होता है, और डॉक्टर मेघना शेखावत का, जिन्होंने हमें हमारी प्रकृति के बारे में, बॉडी की प्रकृति के बारे में बताया और हम कैसे एक अच्छा और स्वस्थ खाना खा के अपने मोटापे को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा हमारे चौथे वेबिनार की तरफ, जो कि था आयुष एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ। इसको चेयर किया था डॉक्टर एपीएस छाबड़ा जी ने। बात करते थे स्ट्रेस होता क्या है। सो स्ट्रेस जो अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन प्रेशर बोलते हैं कि अपन ने ऊपर किसी भी टाइप का किसी भी काइंड का प्रेशर है। स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज बॉडी का रिस्पॉन्स। अपनी लाइफ में ढेरों एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अपन किसी एग्जाम को लेके चलते हैं, जैसे नीट यूजी है या फिर कोविड को लेके चलें, तो हर तरीके से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से स्ट्रेस अपनी लाइफ में आ सकता है। सो एज आई ऑलवेज से कि स्ट्रेस जो होता है, एक लेवल ऑफ स्ट्रेस हमेशा जरूरी होता है अपने को किसी भी काम को करने के लिए। बट जब वो लेवल ऑफ स्ट्रेस अपने एक थ्रेशोल्ड लेवल से, मतलब अगर वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, देन आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज होती है पेशेंस। देखिए अपन सब जानते हैं कि लाइक दिन है, दिन के बाद में रात और रात के बाद में फिर दिन होना लाजमी है। तो वैसे ही एक टाइम पे स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस जाएगा भी जाएगा।
लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे पहले पेशेंस जरूरी है, समय देने की जरूरत है, उस स्ट्रेस से अपने आप से लड़ने की जरूरत है। उसको समय दीजिए, स्ट्रेस को, वो स्ट्रेस धीरे धीरे अपने आप जाएगा। कैसे जाएगा? सेकंड वन इज यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको किसी भी तरीके की टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, लाइक जैसे हम एग्जाम का लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से हर स्टूडेंट के ऊपर किसी न किस तरीके का स्ट्रेस रहता है कि कैसे हम अच्छी से अच्छी रैंक ला सकें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो रदर देन थिंकिंग ऑन इट कि हम टेंशन में हैं, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, वी हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेस। हमें उस स्ट्रेस के लिए वर्क करना चाहिए। हम उस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज पेशेंस एंड सेकंड वन इज फॉर वर्कआउट फॉर दैट स्ट्रेस, कि उस स्ट्रेस को किस तरीके से दूर किया जा सके। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमारे को हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजों को जोड़ना पड़ेगा। लाइक वन इज एक्सरसाइज। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी द हैप्पी हार्मोन्स। वो हैप्पी हार्मोन्स अगर सिक्रीट होंगे बॉडी में, तो वो हैप्पी हार्मोन्स हमारे को उस स्ट्रेस से लड़ने में मदद करेंगे। अब ये हैप्पी हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं ये जानना जरूरी है। हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि ये हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो और हमारे को स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प हो। सो वन इज एक्सरसाइज। अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हार्मोन लाइक एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे को स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करेंगे। ऐसी कोई भी चीज, जैसे कई लोग होते हैं, हॉबीज आपकी होती है, सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, लाइक किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, या किसी को खेलना पसंद है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस को लेके बैठे रहिए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ अपने को क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है जो हमारे को अच्छी लगती हैं, ठीक है। और वो अच्छी चीजें जब हम करेंगे तो वो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, एक पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास होगा, और उस पॉजिटिव ऑरा से हम उस पॉजिटिव ऑरा की मदद से स्ट्रेस से लड़ सकेंगे। दीज आर द काइंड कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। वन इज टू टॉक विद, कि कोई भी कन्वर्सेशन, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन, क्या होता है कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस हमारे को होता है तो हम उस स्ट्रेस को लेके बैठ जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, रदर देन उस प्रॉब्लम को लेके बैठना, अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचना और उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाना। क्योंकि देखिए हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बस क्या करना है आपको, कोई आपके जो क्लोज हैं, लाइक योर पेरेंट्स और योर पार्टनर और योर एनी ऑफ द क्लोज फ्रेंड, उनके साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, आपके साथ में कोई प्रेशर है आपके दिमाग पे, उसको आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हम आयुष की बात करते हैं तो आयुष में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? लाइक वी हैव मेनी मेडिसिन फॉर इट, और ये हमारी हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच रहती है। हॉलिस्टिक अप्रोच मीन्स हम सिर्फ डिजीज को लेके नहीं सोचते कि पेशेंट को क्या बीमारी है, हमारे को सिर्फ बीमारी को ठीक करना है, रदर देन हमारे को बीमारी को नहीं, हमारे को बीमार को ठीक करना होता है। तो हमारे को वो सब चीजें, हमारे को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, हमारे को स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे को काउंसलिंग करना सिखाया जाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कन्वर्सेशन की, तो आप अपने क्लोज वन के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में सब शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी डॉक्टर को, लाइक होम्योपैथिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन, इनसे काउंसिल कर सकते हैं कि यस आपको किस टाइप का स्ट्रेस है एंड उसमें क्या करना चाहिए। बाद रोगियों को देखने को मिल रही है। अधिकतर रोगियों में अनिद्रा की शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी छाबड़ा जी ने बताया, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था। स्मृति ब्रंच के अभी पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मेमोरी लूज हो रही है, फिजिकली स्ट्रेस रह रहा है, काम करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए, और साथ में चूंकि कोटा एक
शिक्षा नगरी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा संख्या है और वो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पढ़ने का, साथ में फ्यूचर बनाने का देखने को हमको रोज मिलता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में अनेक औषधियां हमारे शास्त्रों में दी है। अधिकतर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो शास्त्रों ने हमारे यहाँ सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, एक दो औषधियां ऐसी लिखी हुई है जिसको हम हर परिस्थिति में हर मरीज को, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर का हो, चाहे जनरल वीकनेस का हो, चाहे स्मृति भंश मेमोरी लूज का हो, चाहे साइकेट्रिक की कोई भी समस्या हो रही हो, उसको कोई विशेष तरीका का पैनिक डिसऑर्डर या अतत्वानिवेश, बार बार हाथ धोने का, बार बार ताला देखने का, बार बार लाइट बंद करने का, फ्यूचर के प्रति चिंतित रहने का, हमारे शास्त्रों ने इतनी दवाइयां बताई है कि हम उन दवाइयों को रोगियों को देके निश्चित रूप से रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। अभी इस टाइम में अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट अगर रोगी एफोर्ड कर सकता है तो स्वर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट राजस्थान में मिलती है। एक दो कंपनी स्वर्ण मिश्रित बनाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने के मिल रहे हैं आइसोमिया में। जिनको नींद कम हो रही है और नींद में भी उनको दिमाग में पिक्चर चलती रहती है, ऐसे लोगों को हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। साथ ही वातकुलांतक और ब्राह्मीवटी, स्मृति सागर रस, सप्तामृत लो, अकीक पिष्टी, शास्त्र ने ऐसी दवाई लिखी है कि ये चारों पांचों चीज, मधु एष्टि चूर्ण, वचा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, ये शास्त्र में हमारे यहाँ अनेक मस्तिष्क जन्य विकार जो भी हैं उनमें हमको काम में लेने के लिए सजेशन दिया है। मस्तिष्क गत जो समस्याएं बनी हुई है, अगर आप रसौषधियां काम में लेते हैं तो योगेंद्र रस हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वातकुलांतक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्मृति सागर रस बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ब्राह्मीवटी सादा और विशेष बहुत अच्छी काम कर रही है। अनिद्रा के रोगियों को हमारे यहाँ मांसादी क्वाथ, जिसमें मात्र 3 चीज है, जटामांसी, अश्वगंधा और अजवाइन। 1, 2, 3 के हिसाब से 1 भाग अजवाइन, 2 भाग जटामांसी और 3 भाग अश्वगंधा, इसका काढ़ा बना के हम रोगी को पिलाएं तो निश्चित रूप से जो उन्माद की अवस्था है, एपिलेप्सी की अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है, अतत्वानिवेश की अवस्था है, अनर्गल प्रलाप की अवस्था है, उद्वेग की समस्या है, मांसादी क्वाथ से बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ हम ब्राह्मीवटी और वातकुलांतक का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन हमारे यहाँ शास्त्र में रसायन के रूप में दिया है। ये ब्रह्म रसायन को हम कभी भी किसी भी आयु के लोगों को बिना झिझक के ब्रह्म रसायन कितने ही दिन तक खिला सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अगर ब्रह्म रसायन में आप 1 किलो ब्रह्म रसायन में आप 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म मिला दें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। हम बड़े गलत फहमी में रहते हैं कि एलोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में केवल निद्रल औषधि, केवल नींद लाने की दवाइयों के अलावा कोई दवाई नहीं है। मरीज को दिन में 3 बार नशे की गोलियां देते हैं और वो मरीज दिन भर सोता रहता है
उसमें वजन बढ़ जाता है, उसकी सोचने समझने की, उसकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें अपनी दवाइयों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमें अगर इमरजेंसी में पेन किलर या नींद की मेडिसिन कभी देने की जरूरत पड़ती है तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें मुक्ता पिष्टी, अकीक पिष्टी, ब्राह्मीवटी, सर्पगंधा घनवटी को नहीं भूलना चाहिए कि यह निद्रा के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। मांस्यादिक्वात आप दे सकते हो। अश्वगंधा चूर्ण, मधुयष्टि चूर्ण, बचका चूर्ण, जटामानसी का चूर्ण हमारे यहाँ मानसिक रोगों में, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस के लिए केवल नींद लाना उपाय बीमारी को ठीक करने का नहीं है, मरीज में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, मरीज की लाइफ स्टाइल को, मरीज की डाइट स्टाइल को, जो शास्त्र ने हमको बताए हैं कि टाइम से उठें, टाइम से सो जाएं, टाइम से खाएं तो नींद अपने आप आएगी। आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। पेशेंट को धैर्य पूर्वक, ऐसे मरीजों को हमको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशन से 50% रिजल्ट आ जाते हैं। हमको मरीज को ये समझाना पड़ेगा कि आपको दवाई के साथ साथ अपने आप को बिजी रखना है। कई लोगों की बिजनेस बंद हो गए कोरोना में, कई लोगों को नौकरी चल गए। ऐसे लोगों को हमको पेशेंट को धैर्य पूर्वक समझाना पड़ेगा कि आप किसी भी रूप में अपने आप को दिन भर बिजी रखें। आप धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर एपीएस छाबड़ा जी का, जिन्होंने हमें स्ट्रेस क्यों होता है और कैसे होता है और उससे क्या बचाव करें उसके बारे में बताया। और बहुत आभार मृगेंद्र जोशी सर का, जिन्होंने हमें बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया जिनको हम इस्तेमाल करके इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा हमारे अगले वेबिनार पे, जो कि था डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे। इसको चेयर किया था डॉक्टर रेखा ने। Diabetes and homeopathic management. When it comes to diabetes, it's a lifestyle disorder as well as ये अपने आप ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन उसको हम ठीक भी कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल वो सब चेंज करके। इसके बारे में हम बताएंगे अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे। या डायबिटीज क्या है? Basically, when we eat carbohydrates or any other food, our body turns it into sugar. So this is in bloodstream, which is used by cells. But when it is used by cells because of hormone called insulin. बहुत लोगों को इसके बारे में पता होता है। ऐसे अभी सब गूगल करते हैं ना, उनको पता रहता है क्या क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूंगी। और in diabetes, body does not use that insulin properly. So this excess glucose stays in the blood and it damages tissues. So cells are damaged because of excess glucose, and this can be a cause in health problem. It damages most of our body parts because of excess glucose. So next. So this is because of not producing pancreas not producing insulin, or body is not responding properly to the insulin. So this is insulin resistance कहता है। जो इंसुलिन रहता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है हमारा बॉडी, इसीलिए हमें बहुत वो शुगर है ना वो बढ़ रहा है ब्लड में। और इसमें हाई शुगर इज हाई एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। ये वाला जब आप शुगर लेवल एक्सेस हो जाता है तभी टाइप 2 डायबिटीज कहलाता है। जब वो शुगर लेवल नॉर्मल लिमिट में ही है लेकिन उसमें ऑल्ट्रेशन है, चेंजेस है, इसीलिए उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। जैसे अभी आप डायबिटीज में जा सकते हैं, ऐसे वो आपको इंडिकेशन देता है। सो जब उसको हम ठीक नहीं करते वो जाके डायबिटीज में जाता है। वो 10 साल लेगा या 2 साल में होगा, या बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
तो वो इमीडिएट भी हो सकता है। सो उसको हम ऐसे ही होता है ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन प्री डायबिटीज वाले को डायबिटीज में जाना मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट। ऐसे ही उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होना, हाई बीपी होना और अदर प्रॉब्लम्स लाइक किडनी में प्रॉब्लम होना, वो उनको वो ज्यादा चांसेस है। जो प्री डायबिटीज में है उनको ये सब होने का ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट और इसमें टाइप्स है ना, वो उसके बारे में हम बताएंगे। टाइप 1 डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसमें पैनक्रियास इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। जहां हम इंसुलिन नहीं ले तो वो उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उनको वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसको ज्यूवेनाइल ऑनसेट, क्योंकि वो छोटे बच्चे में है दिखा जाता है, इसलिए ज्यूवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते थे। और अभी इसमें इसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि when there is autoimmunity is a condition where your body is fighting your own cells. So your body is not knowing this is good cell or good cell or a bad cell. It is not differentiating between good and bad, and it is attacking its own cells and tissues. This को autoimmune कहते हैं। जब there is autoimmunity, there will be and it is attacking its own cells in pancreas, that will lead to non-production of insulin. Production ही नहीं होता है insulin, and then they are dependent on insulin from outside because there is no production of insulin. And this autoimmune antibodies, if detected, that says that this person may have डायबिटीज टाइप 1। सो इसमें अभी रिसर्चर्स कह रहे हैं जब हम ऑटो इम्यूनिटी को फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी उतना डैमेज नहीं हुआ है, पैंक्रियास में डैमेज नहीं हुआ है, तभी हम उसको ठीक करेंगे तो वो सीवियर नहीं होगा, उनका लाइफ बहुत सारा नॉर्मल ही रहेगा। ऐसे अभी रिसर्चर्स कहते हैं। ये हमें किस तरह से हमारा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि होम्योपैथी में और आयुष सिस्टम्स में इस ऑटो इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली हेल्प इन ऑटो इम्यून केसेस वेरी वेल, एंड होम्योपैथी इज वेरी गुड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एंड इफ इट इज इन वेरी इनिशियल स्टेजेस वी मे इवन हैव क्योर्स इन दैट केसेस। क्योर मतलब उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन each and every case is different, and each person's cases depends on their own reaction to the medicines and how they take the medicine, how they change their lifestyle, and how they stick to the treatment. Few people won't stick to the treatment. They take only once and they will leave the medicine in between, and they think homeopathy नहीं काम कर रहा है या आयुर्वेद नहीं काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट कोर्स लेना भी बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी समय जब अर्ली स्टेजेस में हम ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक होने का बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन टाइप 1 डायबिटीज। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, especially for type 1 diabetes, it is a very difficult disease to treat. उसको इंसुलिन से हमें निकाल कर नॉर्मल सी लाना शायद नामुमकिन है, बट वी कैन ट्राई टू हेल्प देम मैक्सिमम। शुगर का लेवल अनियमित हो जाता है तो मधुमेह दोनों तरह का होता है। टाइप 1 और टाइप 2 पेनक्रियाज में किसी भी तरह की सूजन हो या उनके बीटा सेल्स किसी संक्रमण की वजह से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो शुगर बढ़ जाती है। वंशानुगत ये रोग देखने को मिल रहा है। जिन लोगों में ओबेसिटी ज्यादा है उनमें भी ये देखने को मिल रहा है। जिन लोगों का मानसिक और शारीरिक श्रम
कम करते हैं और अधिक कैलोरी का जो भोजन लोग करते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनमें भी ये रोग हमको देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। छोटे बच्चों में भी मां के द्वारा ये रोग आजकल देखने को मिल रहा है। मधुमेह के जो मुख्यतः लक्षण हम कैसे पहचाने कि हमारे को मधुमेह हो रही है? ऐसे तो मधुमेह जब होता है तो ये सारे शरीर को ही प्रभावित करता है, पर विशेष रूप से बार बार पेशाब आना, रात को पेशाब ज्यादा आना और पेशाब के माध्यम से जो लवण आदि हमारे शरीर में रहते हैं वो जब निकल जाते हैं तो कमजोरी महसूस होना, बार बार प्यास लगना, होठ सूखना, भूख ज्यादा लगना, फोड़े फुंसी ज्यादा होना, कोई भी चोट लग जाए तो जख्म जल्दी नहीं बढ़ना, लेडीज और जेंट्स के जो प्रजनन संस्थान है वहां पर बार बार इन्फेक्शन होना, हाथ पैरों में ऐंठन होना, हाथ पैरों में जलन होना, बीपी ऊंचा, बार बार बीपी बढ़ना घटना, अधिक बेचैनी और कमजोरी, बिना मतलब के कमजोरी रहना, ड्राइनेस शरीर में रहना, फिजिकली मेंटली और सेक्सुअली स्ट्रेस रहना। बहुत सारे लोगों में चश्मे का नंबर बार बार बदल जाता है, तो वो भी एक डायबिटीज का लक्षण होता है। कई बार कार्बंकल नाम का एक फोड़ा जो कि पीठ पर निकलता है और वो उसका कारण भी मधुमेह होता है। साथ में त्वचा की बीमारियां, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, वेजिनाइटिस है, जेंट्स में पेनिस पर सूजन है, इस तरीके के लक्षण प्राय हमको जिन भी व्यक्ति में मिलते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। दो तरह की जांच हम देखते हैं, करवाते हैं, एक सुबह खाली पेट, एक रोटी खाने के 2 घंटे बाद, साथ में पेशाब की भी जांच कराते हैं। खाली पेट की जो शुगर है वो खाली पेट की शुगर 110 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और खाना खाने के बाद की जो शुगर है वो 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही पेशाब की जांच में हमें प्रोटीन, कीटोन तो नहीं आ रहा है, एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा है, शुगर तो नहीं आ रही है, ये जांच हमको परीक्षण कराना चाहिए। और अगर ये रिपोर्ट हमारी गड़बड़ आती है तो निश्चित रूप से हम मान के चलें कि हमें मधुमेह हो गया है, और मधुमेह हो गया है तो हमको हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल को ठीक करना है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं, पर इस मंच के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि आप अपनी खुद की चिकित्सा खुद ना करें, योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और उसके सलाह के अनुसार ही, क्योंकि शुगर का लेवल आपका खाली पेट 200 से ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए अलग दवा है। आपको HbA1c अगर 10 से ज्यादा आ रहा है तो आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। तो चिकित्सक से जरूर सलाह लें, पर चूंकि इस मंच के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी दवाइयों के माध्यम से हम पेनक्रियाज के फंक्शन को रेगुलर कर सकते हैं। हमारे यहाँ अग्नि की विकृति इसको कहा है और पेनक्रियाज को बोला है अग्न्याशय।
अग्न्याशय का काम होता है हम जो फूड खा रहे हो उस फूड को पचाने का काम अग्न्याशय, पाचक तंत्र का काम अग्न्याशय करता है। और जब तक हम अग्नि की विकृति को दूर नहीं करेंगे, आप घर में अगर दूध भी गर्म कर रहे हैं गैस पर और आपका उसका आंच उसकी लो तेज है तो दूध बहुत जल्दी उफान आके आपको नुकसान करेगा। ऐसे ही शरीर में पेनक्रियाज का जो फंक्शन है उसको रेगुलाइज करने के लिए हम जो दवाइयां देते हैं आयुर्वेद के लोग, निश्चित रूप से आप सलाह लेके उसको काम में लें। पर फिर भी अगर इंसुलिन डिपेंडेंसी नहीं है, इंसुलिन एक तरीके का हमारा चश्मा है। जैसे हम बिना चश्मे के 5 नंबर का चश्मा 8 नंबर का चश्मा लग रहा है और बिना चश्मे के हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे ही अगर आपको इंसुलिन बॉडी में निर्माण नहीं हो रहा है तो इंसुलिन डिपेंडेंसी हम मरीज को कहेंगे। और इंसुलिन डिपेंडेंसी वाले मरीज को आप कई सारे प्रयास करते हैं लेकिन उसके बाद भी चश्मा नहीं हटता। सेम वैसे के वैसे ही आप चश्मे का नंबर दवाइयों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से चश्मे का नंबर घटा जरूर सकते हो, लेकिन चश्मा एक बार आपको लग गया है तो चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा। सेम वैसे ही इंसुलिन डिपेंडेंसी जिन लोगों को हो गई है उसकी मात्रा को हम दवाइयों के माध्यम से पेनक्रियाज को सक्रिय करके, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके, योगा के माध्यम से, बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से हम पेनक्रियाज के फंक्शन को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोई डिफेक्ट बॉडी में आ गया है और हमको लगता है कि हमको कम मात्रा में इंसुलिन लेने से भी काम चल सकता है, तो हम मरीज का इंसुलिन बंद नहीं करें, उसको कम मात्रा में, उसको लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल से जोड़ें, उसको मेडिटेशन से जोड़ें और रेगुलर उसका चार्ट बनाते रहें तो वो अपना मेंटेन करे कि इंसुलिन मुझे कितना लेना है, 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, 1 टाइम लेना है। और जो बिना इंसुलिन वाले जो मरीज हैं उन मरीजों से और उन चिकित्सक जो आज इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा कि या तो रिकॉर्डिंग कर ले या फिर कागज पेन लेके लिखना चालू कर दें। आयुर्वेद में जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस मरीज हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी दवाइयों के माध्यम से, बहुत अच्छी तरीके से जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। और जो डायबिटीज की वजह से शरीर में जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, न्यूरोपैथी हो रही है या कार्बंकल हो गया है या स्किन डिजीज ठीक नहीं हो रही है, उनको बहुत जल्दी हम ठीक कर देते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। बहुत सारे हमारे घर में ही ऐसे साधन हैं जिनको हम रोजमर्रा में अगर काम में लें तो शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, जो लोग काफी लंबे समय से एलोपैथी की ग्लाइकोमेट वगैरह ले रहे हैं, अगर चाहें तो आप एक घर पे चूर्ण बना सकते हैं। चूर्ण कुछ चीजों का भी बना सकते हैं, ज्यादा चीजों का भी बना सकते हैं। हल्दी हमारे घर में खूब प्रयोग में आती है, सादा हल्दी। आंवला हमारे यहाँ 12 महीने मिलता है। 50 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम आंवले का चूर्ण और उसमें 50 ग्राम काली जीरी, तीनों का आप मिक्स करके चूर्ण बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें। पर मैं यहाँ निवेदन ये करूंगा कि अगर आप पहले से कोई एलोपैथी की दवाई खा रहे हैं तो उसको एकदम से बंद नहीं करें, बिल्कुल भी भूल ना करें ऐसे ही कि हमने आयुर्वेदिक चूर्ण खाना चालू कर दिया या आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक दवाई खाना चालू कर दिया और आप एलोपैथी की दवाई खा रहे हैं और खाने के एलोपैथी दवाई खाने के बावजूद भी आपकी खाली पेट से 200 से ज्यादा आ रही है और खाने के बाद 300 से ज्यादा आ रही है, और आप सोचें कि हम आयुर्वेद खा लें और एलोपैथी को एकदम बंद कर दें, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिले आयुर्वेदिक औषधियों से या होम्योपैथी औषधियों से, धीरे धीरे आप एलोपैथी की जो भी दवाई खा रहे हैं उसको धीरे धीरे आप अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए स्टार्ट करें। साथ ही चाहे अगर बहुत ज्यादा शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, पेट भी खराब है, जॉइंट्स में भी दर्द हो रहा है, पेशाब की भी तकलीफ हो रही है और प्यास भी ज्यादा लग रही है, डाइजेशन भी आपका गड़बड़ है, तो आप एक दूसरा चूर्ण बहुत घरेलू, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नीम के ताजा पत्ते लाके सुखा रहे, बील पत्र, बेल, बीला जो शंकर भगवान के यहाँ हमारे अब सावन के महीने में चढ़ेगा, बील के पत्ते लाके सुखा ले, नीम पत्र, बील पत्र, तेज पत्र सब्जी में डालते हैं, हल्दी, आंवला, दाना मेथी, जामुन अभी इस सीजन में अभी चल रहे हैं, आप जामुन खाएं और जामुन की गुठली को संभाल के रखें, जामुन की गुठली, दाना मेथी, दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, नीम पत्र, बेल पत्र, तेज पत्र, गुड़मार आपको पंसारी से लाना पड़ेगा, जामुन की गुठली, हल्दी, आंवला, दाना मेथी, ये 10 चीजें आप समान मात्रा में, अगर पेट ज्यादा डिस्टर्ब है तो इसमें आंवला, ये 10 चीजें आप लें, समान मात्रा में इसका चूर्ण बना लें। और विजयसार की एक पेड़ है विजयसार का, उसकी लकड़ी आती है, उस लकड़ी के बने हुए गिलास राजस्थान में सभी खादी भंडार पे मिलते हैं, विजयसार की लकड़ी का गिलास, आप वो गिलास में पानी रख सकते हैं रात को, और ये सब चीजें 50-50 ग्राम मिला के चूर्ण बना लें। और विजयसार का आपको गिलास नहीं मिलता है तो पंसारी साहब विजयसार की लकड़ी एक छोटा पटिया ले आए, वो विजयसार की लकड़ी को आप रात को पानी में, जितना पानी आप पीते हैं तांबे के पात्र में, आप उस लकड़ी को उसमें डुबो के रखिए, आपको सवेरे ऐसा लगेगा कि पानी में हल्की सी बैंगनिया कलर की झाई शेडो आ रही है। उस पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट और शाम को भोजन के बाद उस पानी से आप लें, तो जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, पैनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, वजन घट रहा है, आप निश्चित रूप से जो ये चूर्ण मैंने बताया है, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बहुत उपयोगी चूर्ण हमारे लिए ये सिद्ध होगा। धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर रेखा का, जिन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से डायबिटीज को कंट्रोल और अवॉइड करने का तरीका बताया, और आभार डॉक्टर मृगेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने घरेलू नुस्खे बताए और आयुर्वेदिक औषधियाँ बताई, जिससे हम डायबिटीज और मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ मैं आज का सेशन एक तरह से ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने एक आपको हाईलाइट रील दिखाई हमारे सारे वेबिनार्स की, जो अलग अलग विषयों पे थी। हम अगले सप्ताह फिर से आएंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए।